आजकल के व्यस्त जीवन में जहां हम जिंदगी खुलकर जीना चाहते हैं, वहीं सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस सब के अलावा आपके कुछ सपने भी होंगे जो आपको जीने का मकसद देते हैं, और इन्हीं ख्वाहिशों को मुकम्मल करने में आपका साथ देता है आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए देखते हैं क्या है खास आज के शो में। ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए मिड कैप का सहारा लें या फिर मल्टी कैप फंड का। शादी से पहले ही कैसे बनाए परिवार का भविष्य सुरक्षित, कौन सा इंश्योरेंस कवर खरीदना होगा सही। एक साल में ही फंड से पैसे निकालने से कितना टैक्स चुकाना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पे आज हम करेंगे चर्चा, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है फुल सर्कल के फाइनेंशियल प्लानर CFP कल्पेश अशर। आपका स्वागत है कल्पेश शो पे। शुरुआत करते हैं और जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से जो कि दीपक हैं फोन लाइन पर मुंबई से। इनका सवाल हम ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे दीपक कुछ ही देर में। तो दीपक का सवाल बेसिकली ये है कि इन्हें मल्टी कैप या मिड कैप, इन दोनों में से किसी एक में अपना पोर्टफोलियो बनाना है, और इनका 30 साल की उम्र है और 28 साल के नजरिए से ये लगभग 16,000 रुपए निवेश करते हैं, और एक साल से ये SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि मिड कैप फंड में अगर मैं इतने लंबे समय तक बना रहूंगा तो रिटर्न मुझे ज्यादा मिलता है, या फिर मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखने में ज्यादा कमाई हो सकती है। इन्हें अतिरिक्त 4,000 रुपए अपने पोर्टफोलियो में और जोड़ने हैं और निवेश करने हैं। दीपक इस बीच हमारे फोन लाइन पर भी हैं। दीपक, मुझे बताइए, जो आपने निवेश की रणनीति बनाई है अपने लिए, जो 16,000 रुपए की आप SIP कर रहे हैं हर महीने, किस उद्देश्य से है? नमस्ते मैम, मेरा पूरा उद्देश्य मैम मेरे रिटायरमेंट के लिए है, जो कि 28 साल के बाद है। मेरी करंटली उम्र 30 साल है। ओके, और कितनी राशि इकट्ठा करना चाहते हैं आप 28 साल के बाद? मैम लगभग 5 करोड़। लगभग 5 करोड़। तो मैं सोच रही हूँ कि आपने यहाँ पर महंगाई को भी कैलकुलेट किया हुआ है, उसके मुताबिक ही आपने लक्ष्य तय किया है अपने लिए? जी मैम जी, फिलहाल तो इतना किया हुआ है। और मेरे 3-4 साल बाद मेरा एक हाउस पोजीशन है, उसके बाद मैं वो रिवर जब मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं और अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करूंगा 4-5 हजार और। ठीक है, तो क्या घर के लिए भी आपको पैसे जोड़ने हैं या केवल रिटायरमेंट का ही लक्ष्य है आपका 5 करोड़ का? नहीं मैम, घर के लिए मैंने अलग से रखा हुआ है, ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए रखा हुआ है अलग बास्केट में। बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने केवल रिटायरमेंट को अपना एक इतना बड़ा गोल बनाया है, और आपने अच्छा खासा टारगेट भी सेट कर लिया है। आपके जो फंड्स हैं, मैं वो नाम कंफर्म करना चाहती हूँ। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस, ICICI प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये फंड्स हैं आपके? जी मैम, जी मैम। कोई खास सलाह लेके आपने ये फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं? नहीं मैम, मैं खुद ही इसका रिसर्च किया और खुद बहुत बढ़िया काम किया है। वैसे दीपक, आपने कांग्रेचुलेशंस, और मेरे ख्याल से हमारे आज के मेहमान कल्पेश भी इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से। इनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा दिखता है कल्पेश। जी जरूर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑलरेडी एक मुकम्मल पोर्टफोलियो बना चुके हैं, और दूसरी बात कि अगर उन्होंने रिसर्च से किया है तो रिसर्च अच्छी की हुई है। और आपके जो टोटल पोर्टफोलियो में एक बैलेंस की अगर बात करें दीपक जी, तो सिर्फ वो संतुलन लाने के लिए ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके जो फिलहाल 4 फंड हैं, उसमें से 2 फंड जो है वो मल्टी कैप कैटेगरी में टैक्स सेवर फंड्स हैं, और बाकी के जो 2 फंड हैं वो मिड कैप कैटेगरीज के हैं। तो सिर्फ संतुलन की अगर बात की जाए तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक लार्ज कैप फंड को भी इसमें जोड़ दें। तो कोई भी एक एडिशनल अमाउंट अगर आप चाहते हो तो उससे आप लार्ज कैप फंड को ऐड करके, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड को ऐड करके ये पूरे एक पोर्टफोलियो को एक टोटल बैलेंस दे सकते हैं। और आपका एक और जो अंदाजा आपने लगाया कि आप 5 करोड़ का एक कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए, तो वो भी बहुत ही एक कोइंसिडेंटली अच्छी बात है कि अगर हम 12% का भी एक कंजर्वेटिव रिटर्न भी गिनते हैं, आप 28 साल तक अगर इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर भी आप 4 करोड़ 40 लाख तक की एक जमा राशि इकट्ठा कर सकते हो। और ये बोल रहे हैं कि जो घर का पोजीशन लेना है इन्हें, उसके बाद ये निवेश की राशि और भी बढ़ा सकते हैं। ये तो सोने पे सुहागे बात है। तो इसमें तो आप और भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपके रिटर्न्स इससे 12% से ऊपर हो, आपके हाथ में घर हो जाएगा और आपका रिटायरमेंट का लक्ष्य जो है वो
5 करोड़ के ऊपर ही होगा। लेकिन क्या आप इन्हें और कोई फंड इसके अलावा नहीं जोड़ने की सलाह देंगे, बिकॉज बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी हैं इनके पोर्टफोलियो में? नहीं, फिलहाल तो ये, क्योंकि इनको टैक्स सेवर भी एक इन्होंने एक नजरिया रखा है कि टैक्स सेविंग के लिए भी, तो फिलहाल ये पोर्टफोलियो ठीक है। अगर आप चाहें कि आपकी इनकम बढ़ती है और आपकी लायबिलिटीज कम होती हैं, तो आप हमें जरूर एक प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे आगे के निवेश के लिए। बिल्कुल, अपने निवेश को आप हर साल कम से कम 10% की दर से बढ़ाने की कोशिश कीजिए दीपक। आप ऐसे 3 से 4 साल के बाद और भी निवेश करेंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन साथ ही मुझे ये बताइए, आपने अपने लिए टर्म प्लान लिया हुआ है, क्योंकि आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर रहे हैं और रिटायरमेंट का यहाँ पर मुद्दा है। टर्म प्लान लिया हुआ है आपने? एक 1 करोड़ का टर्म प्लान है LIC ई टर्म का, और एक 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है रेलीगेयर का। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आपका जो सवाल है वो हमारे बाकी दर्शकों के लिए भी उदाहरण है। हाँ, ये बिल्कुल एक आइडियल एग्जाम्पल है एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान का, और आपका केस अगर केस स्टडी के तौर पे दिया जाए तो कंप्लीटली मुकम्मल है। कंग्रेचुलेशंस दीपक। अपना सवाल, अगर आपको और भी कोई गोल है आपका जो आगे चल के आप बनाना चाहेंगे, तो अपना सवाल योर मनी को फिर से भेज सकते हैं। लेकिन इस बीच कल्पेश, मैंने देखा है कि दीपक के सवाल के जरिए ही मैं बताना चाहती हूँ कि रिटायरमेंट के लिए इन्होंने NPS या कंप्लीटली PPF पे डिपेंडेंस नहीं दिखाई है। अमूमन योर मनी में सवाल ऐसे आते हैं जहां पर लोग रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करना उन्हें पर्याप्त नहीं लगता। उन्हें लगता है कि इस तरह के NPS और PPF में अगर ज्यादा निवेश करेंगे या FD में करेंगे तो रिटायरमेंट हमारी ज्यादा सुखद बीतेगा। इसमें 2 चीजें हो सकती है। एक तो कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हो या आप एक एम्प्लॉय हो प्राइवेट फर्म में भी, तो ऑटोमेटिकली आपको EPF का सहारा मिलता ही है। तो उसके अलावा फिर EPF एक बहुत ही सिक्योर टैक्स फ्री ऑप्शन होता है टुवर्ड्स रिटायरमेंट। तो उसमें अगर वो आपको मिलता है तो आपका ऑलरेडी डेट का एक जरिया जो होता है वो मुकम्मल हो जाता है। दूसरी बात ये देखने वाली है कि लॉन्ग टर्म की हम जब बात करते हैं तो सिर्फ बैलेंस के लिए एक EPF और PPF लेना ही पर्याप्त है, क्योंकि उसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता कि इक्विटी से ज्यादा कोई दूसरा कोई ऑप्शन या विकल्प आपको सोचना चाहिए। अगर आपका रिटायरमेंट का जो दायरा है कम है, अगर आप समझो अगले 5 साल में रिटायर हो रहे हो, तो आपको थोड़ी चिंता करनी होगी। लेकिन आप 30 साल के हो, अगले 28 साल का आपका एक दायरा है, तो सिर्फ EPF PPF का एक डेट पोर्टफोलियो बना के फिक्स्ड इनकम का इक्विटी की ओर अपना ध्यान दीजिए। आपका इंश्योरेंस भी परफेक्ट है, तो आपको कोई चिंता नहीं। बिल्कुल। वैसे दीपक के पूरे सवाल में यही मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, इनका जो पहला गोल है और जो इंपॉर्टेंस दी इन्होंने रिटायरमेंट को दी है। तो जितना जल्दी हो सके रिटायरमेंट का गोल आप निश्चित कर ले, निर्धारित कर ले, उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक अच्छी दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि बाय द एज ऑफ 30 या 34 वो अपना खुद का घर ले रहे हैं। बिल्कुल। तो आगे चल के इनको कोई लायबिलिटी या कोई, और उसके लिए भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाँ, तो वो भी एक बहुत ही एडिशनल एडवांटेज ही है उनके लिए। चलिए, यहाँ पर फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेंगे प्रतीक का सवाल। और उन्हें शादी करनी है, लेकिन शादी से पहले कैसे अपने परिवार को इंश्योरेंस से सिक्योर करें, ये जानना चाहते हैं। देंगे उनके सवाल का जवाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक प्रतीक हैं। इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल हमें भेजा। 28 साल की उम्र है इनकी और इनकी दिसंबर 2015 में शादी होने वाली है, और शादी से पहले ये किस तरह की इंश्योरेंस ले उसकी जानकारी हमसे लेना चाहते हैं। 3.5 लाख का इनका ईयरली पैकेज है और फैमिली की हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए पूछ रहे हैं कि फैमिली फ्लोटर ले या इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी ले, और बेसिकली कितने का कवर होना चाहिए इसकी जानकारी भी ये हमसे चाहते हैं। तो प्रतीक, सबसे पहले अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो कंग्रेचुलेशंस। अगर आप नंबर देते हैं अपना तो हम आपसे और बात करके और डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से इन्हें अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए एक इंश्योरेंस प्लान या हेल्थ प्लान चाहिए। फैमिली फ्लोटर तो नहीं फिलहाल, लेकिन इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी ली जा सकती है। जरूर। इनको शुरुआत ही एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल से लेनी चाहिए, और उसके लिए हम अपोलो म्यूनिक का इजी रिस्टोर प्लान या तो बजाज अलायंस का हेल्थ कार्ड रिकमेंड करेंगे। और आजकल जो मेडिसिन या मेडिकल को लेके महंगाई का दर चल रहा है, तो 5 लाख का तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त होगा ही आपके लिए शुरुआत के लिए, ऑल्दो आप यंग हो। और जैसे ही आपकी शादी होती है दिसंबर में, जैसे आपने बताया, इमीडिएटली आप अपनी वाइफ को भी कवर कर ले वही अमाउंट से, तो आपका जो फैमिली का एक इनिशियल प्रोटेक्शन है वो भी कवर हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पर आपने इनको कौन से प्लान रेकमेंड करने हैं? मैंने जैसे बताया अपोलो म्यूनिक का इजी रिस्टोर प्लान और बजाज अलायंस का हेल्थ कार्ड है। इसके अलावा भी आप चेक कर सकते हो, इसका प्रीमियम बहुत ही वाजिबी रहेगा आपकी एज को देखते हुए। तो आपका जो पैकेज आपने बताया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो इस पर कोई बोझ आ सकता है। टर्म प्लान क्या इनको लेना चाहिए?
बिल्कुल लेना चाहिए। आई थिंक ये दोनों समांतर चलते हैं, तो आपको टर्म प्लान भी लेना चाहिए और आपकी जो फिलहाल आय है वार्षिक आय 3.5 लाख, वो हिसाब से 50 लाख का तो आपको टर्म प्लान बनता ही है, आपको लेना चाहिए। और उसका भी जो प्रीमियम होगा मैक्सिमम आपको उसका 6 से 8 हजार रुपए पर एनम के हिसाब से आपका होगा। तो आप ये दो चीजें करके पहले अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कर ले, और शादी के बाद अगर आपकी वाइफ भी वर्किंग है और वो भी आपके घर चलाने में कंट्रीब्यूट या योगदान करती है, तो उनका भी एक टर्म प्लान लेना उचित होगा। शादी के बाद ही अपनी फैमिली बढ़ाएंगे क्या, तब इन्हें इंडिविजुअल से फैमिली फ्लोटर में शिफ्ट हो जाना चाहिए? डिपेंड करता है कि क्योंकि आज की तारीख में देखा जाता है कि बहुत ही कम उम्र से इवन न्यूबॉर्न बेबीज को कवर किया जाता है, तो आप एक फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हो। तो अगर शादी के बाद आपकी फैमिली में एडिशन होती है तो तभी जाके एक 10 लाख का फैमिली फ्लोटर भी आपके लिए उचित रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर प्रतीक आपको ये सलाह दी जा रही है, अपोलो म्यूनिक या बजाज अलियांस का आप हेल्थ प्लान ले सकते हैं और यहाँ पे 5 लाख का इंडिविजुअल कवर आपको रेकमेंड किया जा रहा है। लेकिन अगर आपका और भी कोई सवाल है इंश्योरेंस को लेके, तो अगली बार अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ सवाल जरूर भेजिएगा। निखिल का भी सवाल लेते हैं, ये भी ईमेल के जरिए सवाल पूछना चाह रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका कल्पेश। इन्होंने HDFC सिक्योरिटी के जरिए SIP की शुरुआत की थी और हुआ ये कि इन्होंने चूंकि ECS के थ्रू अपनी SIP डायरेक्ट की थी, तो वो डायरेक्ट नहीं हुई थी हर महीने, तो इन्होंने कुल 10,000 रुपीज का निवेश किया है और उसके बाद अब ये निवेश करना बंद कर दिया इन्होंने। अब पूछ रहे हैं कि 1 साल पूरा होने से पहले अगर मैं अपना पैसा रिडीम कर लूं, निकाल लूं, तो कितना टैक्स लगेगा मेरे पूरे निवेश पर? देखिए, इसके 2 पहलू है। एक तो कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी SIP बंद क्यों हो गई। एग्जैक्टली। तो उसके कारण यही हो सकते हैं कि या तो कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हुई है, कोई डिटेल्स लिखने में प्रॉब्लम हुई है, या तो उचित समय पे जब आपकी SIP की डेट जो आपने मेंशन की थी, आपकी बैलेंस मौजूद ना हो आपके बैंक अकाउंट में। अब हमें ये भी नहीं मालूम कि क्या इन्होंने अप्रोच किया है और इसके बारे में जानकारी ली है या नहीं। हाँ, तो वो भी आपको क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है HDFC सिक्योरिटीज के साथ। तो आप पहले ये क्लैरिफाई कर लीजिए। दूसरा रहा सवाल, आप अगर 1 साल के पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपने निवेश किया है और अगर आपका उसमें प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, तो अगर आप रिडीम करते हो 1 साल के पहले, तो आपकी प्रॉफिट के ऊपर आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिल्कुल टैक्स लग सकता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इन्होंने SIP रोकी क्यों है उसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है एग्जैक्टली हमारे पास। लेकिन ये जो अप्रोच है अमूमन SIP अगर हम करते हैं और अगर कोई खास हमारा गोल नहीं है, वेल्थ क्रिएशन अगर हमारा गोल है, तो हमें जारी ही रखनी चाहिए। बिल्कुल, SIP को जारी तो रखना ही है, क्योंकि SIP कोई मेरे हिसाब से तो 3 साल से कम होनी नहीं चाहिए। लेकिन उसमें ये भी चीज अनिवार्य है देखना कि हमें मॉनिटर करना जरूरी होता है, क्योंकि SIPs हम डाल देते हैं तो उसमें फंड का परफॉर्मेंस क्या है, हमारा निवेश कहाँ बढ़ा है और क्या हम उस निवेश को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, हमारी जो वित्तीय सिचुएशन होती है उसको देखते हुए। तो मॉनिटरिंग या निगरानी रखना तो बहुत ही जरूरी बनता है। और 3 साल अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 साल से ऊपर का ही दायरा रखें अगर आप SIP में निवेश करना शुरू करना चाहते हो तो। बिल्कुल, और इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि आपका नजरिया जितना लंबा हो सके उतना लंबा आपको रखना चाहिए, ताकि बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव का आपको फायदा भी मिल सके। मैंने 3 साल मिनिमम बताया है, तो वो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट या शुरुआत का एक स्तर होना चाहिए। अच्छा, इस तरह के निवेश को लेकर एंट्री लोड, एक्सिट लोड के लिए भी हमें कई बार सवाल आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड में आप ले लो, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में खासतौर पे तो 1 साल 1.5 साल, कई फंड में तो देखा गया है कि 1.25-2 साल तक अगर आप पहले एग्जिट करते हो तो वहां पे आपको 1-1.5% का एग्जिट लोड भी लग सकता है, तो वो भी आपको एक नुकसान है। तो कोई भी चीज ये तरफ संकेत नहीं देती कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में छोटे समय या छोटी अवधि के लिए बने रहें, लंबी अवधि का सोच के निवेश करें। और अगर आप ये आपके जो केस में आप सोच रहे हो कि डीएक्टिवेट कर दे या बंद कर दे, तो मेरा ये मशवरा रहेगा कि अगर आप और की तरह SIP शुरू करना चाहते हो तो फिलहाल इसको सिर्फ 1 साल के लिए तो रोक ही दे, उसके बाद आपको जो रिडीम करना है तो उसके बाद ही आप उसका निर्णय लें। निखिल, उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको टैक्स देना होगा अगर आपने 1 साल से पहले अपने निवेश को निकाल लिया है या आप निकालने का मन बना रहे हैं। तो फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहें।
वेलकम बैक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हैं दिलीप कुमार पटेल, जिन्होंने अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। रेलवे में काम करते हैं और 4,500 रुपए ये सेव करना चाहते हैं, यानी ये निवेश करना चाहते हैं। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर भी आ गए हैं दिलीप। नमस्कार दिलीप, आपका सवाल हम योर मनी में ले रहे हैं। बताएं आप कितने का निवेश करना चाहते हैं और क्या अप्रोच अपनाना चाहते हैं? नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए जी मैम, एक्चुअली मैं अभी आईसीआई का ब्लू चिप फोकस में 1,000 पर मंथ कर रहा हूँ, मतलब लगभग 3 मंथ हो गए हैं। ओके। और एक्चुअली मुझे करीब 10 साल में मुझे कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और एक मेरी बच्ची है अभी फिलहाल, तो उसके लिए भी मैंने मतलब LIC का चाइल्ड प्लान लिया हुआ है। नाम पता है आपको? मैम नया टेबल है कोई 821 करके। ठीक है, मुझे बताइए कि आप फिलहाल कितने का निवेश कर रहे हैं? फिलहाल मैम मैं 1,000 पर मंथ है। ओके SIP। ओके। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में भी आप निवेश करने का मन बना रहे हैं? जी मैम, बिरला और SBI में ब्लू चिप एंड उसका बैलेंस फंड SBI का। और कितना निवेश करने की क्षमता है आपकी दिलीप? मैम मैं अभी कम से कम 3,000 लगभग कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुल निवेश आपका 4,000 का हो जाएगा। मुझे बताइए आपको 10 साल के बाद 10 लाख रुपए क्यों चाहिए? एक्चुअली मैम मेरा टारगेट है मुझे घर लेने का। तो ये घर की फ्यूचर वैल्यू है? 10 लाख आपको डाउन पेमेंट के लिए चाहिए? आपने पैसे इकट्ठा कर रखे हैं घर के लिए? नहीं मैम, अभी तो फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप किस तरह से वैसे आपका निवेश क्या सही है या नहीं। सबसे पहले कल्पेश, उन्हें घर लेना है जिसके लिए 10 लाख रुपए जोड़ना चाहते हैं और इनके पास फिलहाल मुझे लगता नहीं कि कोई और एसेट है या पैसे उन्होंने जोड़कर रखे हुए हैं। फिलहाल 1,000 रुपए का ही निवेश कर रहे हैं और बढ़ा सकते हैं 3,000 रुपए। मेरे ख्याल से निवेश तो कम है, जितना बड़ा गोल होगा। जरूर थोड़ा इनको एक डेफिसिट या कमी आ सकती है अपने टारगेट को रीच करने में, लेकिन हैरानी की कोई बात नहीं। आप अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि निवेश की शुरुआत ही, निवेश के जो पहले कदम होते हैं वो लेना बहुत जरूरी है एक लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए। और जो आपने फंड की बात की कि आप ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप में 1,000 रुपए का निवेश कर रहे हो, तो वो अच्छा फंड है, उसमें जारी रखें। और बाकी का जो आपका निवेश करने की जो क्षमता है 3,000 रुपए की, तो वो आप बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और जो आप दूसरा SBI का जो ब्लू चिप फंड है उसमें निवेश कर सकते हो। तो आगे चल के ये उम्मीद है कि आप अगले 7 से 8 साल तक अगर निवेश करते हो तो आपको ये जमा राशि जो आपको इकट्ठा करनी है वो आपको हासिल करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जो आपने एक LIC का जो प्लान बताया जिसमें आप अपनी बेटी के लिए ले चुके हो, तो उस पर अगर आप हमें अगली बार एक डिटेल से भेजें कि आपका क्या है। मुझे नहीं लगता कि आपके फ्यूचर के लिए या आपकी बेटी के लिए ये शायद योग्य हो, तो वो निवेश हटाकर आप बेहतर होगा कि अपने लिए एक अच्छा इंश्योरेंस ले लें, जिससे कल उठ के भगवान न करे कुछ हो गया तो आपके परिवार को अच्छी सुरक्षा मिल सकती है। तो ये पूरा एक छोटा सा एक प्लान हम लोग ने आपको दिया है, तो उसको आप फॉलो करें और अगले 8 से 10 साल तक 3 से 4,000 का निवेश चालू रखें। और अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो हम पहले भी कह चुके हैं कि 10% पर एनम से अपने निवेश की बढ़ोतरी कर सकते हो। दिलीप जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, जो चाइल्ड प्लान आपने लिया हुआ है उसकी कुछ डिटेल्स मुझे आप देंगे? कितने सालों का प्लान है, कितना प्रीमियम आप भरते हैं और कितना सम एश्योर्ड है? मैम वो 20 साल का प्लान है और चाइल्ड प्लान LIC का न्यू प्लान है। और मैंने एक्चुअली बच्ची की पढ़ाई के हिसाब से लिया था और उसका जो है तकरीबन 6 लाख का है मैम। 6 लाख का लिया है आपने? एक्चुअली ये सोच के लिया था कि मैम कि आगे और भी मतलब प्रोसेस और भी दूसरी चीजें लेते रहेंगे इस कारण से। और एक मेरी वाइफ भी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा, देखिए दिलीप जी, आपकी नीयत तो बिल्कुल ठीक है। आपने जो गोल लाइनअप किया आपके बेटी के बेहतर भविष्य के लिए, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जरिए में गड़बड़ी है। जैसे कल्पेश ने बताया, आपको इन्वेस्टमेंट में, आपने इंश्योरेंस पे इन्वेस्टमेंट की है, तो यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम आप दे रहे हैं और आपको केवल 6 लाख रुपए मिलेंगे। मेरे ख्याल से कितना समय है? 20 साल की पॉलिसी है ना ये।
तो उसके बाद आप देखिए ना, इन्फ्लेशन, महंगाई भी तो है, वो भी तो आपको काउंट करना चाहिए बीच में। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आपको एक और रणनीति बनानी होगी। एक तो आपका घर है और दूसरा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए भी आपको निवेश करना होगा। इसी में ही ये एक फंड अपने जोड़ सकते हैं पोर्टफोलियो में, क्या बेटी के भविष्य के लिए? बिल्कुल। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये इंश्योरेंस का प्लान ना लेते हुए अगर आप प्योर एक निवेश का जरिया अपनाकर अगर म्यूचुअल फंड के जरिए बेटी के लिए 20 साल तक का एक दायरा रख के उनकी एजुकेशन प्लानिंग के लिए करते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ले ले, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड है, या एक बैलेंस्ड फंड हो गया जैसे टाटा बैलेंस फंड, तो उसमें निवेश करें। और जरूर इसमें आपको डबल डिजिट रिटर्न या 10 से 12% टैक्स फ्री मिलने की उम्मीद है, जिससे आप अपनी बेटी के लिए अच्छा एक कॉर्पस बना सकते हो। चलिए, तो आपको ये सब बदलाव अपने पोर्टफोलियो में करने होंगे दिलीप जी, और उसी के मुताबिक अपने गोल्स को थोड़ा सा प्राथमिकता भी मेरे को लगता है आपको वापस से सोचना चाहिए उसके बारे में। अगर आपका घर का गोल पोस्टपोन हो सकता है तो पूरा निवेश अगर आप चाहें तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए भी कर सकते हैं। ये सलाह भी आपको हम योर मनी के जरिए दे रहे हैं। तो और कोई डाउट है आपका तो अपना सवाल हमें फिर से आप भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए कल्पेश। और इसी के साथ योर मनी में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि जेपी मॉर्गन के डेट फंड के क्राइसिस के बाद इनकम फंड से निकाल रहे हैं निवेशक पैसे, और एम्फी के मुताबिक सितंबर में 26,700 करोड़ का रिडेम्पशन इनकम फंड में से हो चुका है। क्या आपको भी ये कदम उठाना चाहिए? क्या इनकम फंड से जुड़ा ये डर वाजिब है निवेशकों के बीच में? योर मनी में कल हम करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।